लाहौर के एक घनी और बेहद भीड़-भाड़ वाली गली, हम्म। एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा है। हाँ, और ऐसे माहौल में जहां आप अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हो, तनाव तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। तभी मस्जिद के बाहर बैठा एक स्थानीय मौलाना उसे रोकता है, बहुत गौर से देखता है और अचानक पूछता है, क्या तुम हिंदू हो? अरे बाप रे, दुश्मन के इलाके में ये सवाल तो मतलब सीधे मौत का फरमान है। एकदम सही कहा आपने। एक छोटी सी गलती, एक निशान और सब कुछ वहीं खत्म। ये किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी है। ना? लेकिन आज की हमारी ये गहरी चर्चा किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से शुरू नहीं हो रही है। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची घटना है। हाँ, और इस घटना के बीचों बीच वो शख्स खड़े थे जो आगे चलकर भारत की आंतरिक सुरक्षा या कह ले इंटरनल सिक्योरिटी के सबसे बड़े रणनीतिकार बने। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जिन्हें अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं खुफिया फाइल्स को खंगालने वाले हैं। साथ ही हमारे पास विजन आईएएस का आंतरिक सुरक्षा पर एक बेहद विस्तृत दस्तावेज भी है। मतलब आज हमारे पास जमीनी सच्चाई और रणनीतिक थ्योरी दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। जी, और सुनने वालों के लिए हमारा आज का मकसद ये समझना है कि देश की सुरक्षा आखिर काम कैसे करती है, उग्रवाद की जड़ें कहाँ से पनपती हैं और राज्य इनसे कैसे निपटता है। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि कैसे एक व्यक्ति जमीनी स्तर पर एक जासूस होने से लेकर देश की नीतियां बनाने तक का सफर तय करता है। तो चलिए लाहौर वाले उस किस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस अंडरकवर एजेंट ने लगभग 7 साल पाकिस्तान में एक मुस्लिम पहचान के साथ बिताया था। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। मतलब अपनी असली पहचान को इतने लंबे समय तक दबा कर रखना बहुत मुश्किल है ना? अब जब उस मौलाना ने उन्हें रोककर सीधा उनकी पहचान पर सवाल उठा दिया, तो किसी के भी दिमाग में आएगा कि बस अब खेल खत्म। जाहिर सी बात है, कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा। पर उन्होंने तुरंत इनकार किया। लेकिन वो मौलाना नहीं माना और उन्हें एक अकेले बंद कमरे में ले गया। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दबाव अपने चरम पर होता है। बिल्कुल। वहां मौलाना ने बताया कि उनके कान छिदे हुए हैं, जो कि आमतौर पर हिंदू पुरुषों में एक परंपरा होती है। उस एक छोटे से निशान ने उनकी पूरी कवर स्टोरी खतरे में डाल दी थी। देखिए, यही पर एक बेहतरीन खुफिया एजेंट का असली इम्तिहान होता है। मतलब एक आम इंसान ऐसी स्थिति में गलती कर देगा या सच उगल देगा। हाँ, पर उन्होंने तुरंत एक नई कहानी गढ़ दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाद की उम्र में इस्लाम धर्म अपनाया था, इसीलिए बचपन में कान छिदे हुए थे। क्या बात है! प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे ही कहते हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। मौलाना ने उन्हें सलाह दी कि पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और फिर मौलाना ने एक बहुत बड़ा राज खोला। कैसा राज? मौलाना ने अचानक अपनी आवाज नीची की और कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ। अरे सच में? मतलब वो खुद भी अपनी पहचान छुपाए हुए था? बिल्कुल। उसने बताया कि अतीत में उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और जिंदा रहने के लिए वो पिछले कई दशकों से एक मुस्लिम मौलाना बनकर उस दुश्मन इलाके में रह रहा था। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इतना ही नहीं, उसने उस जासूस को अपनी एक छिपी हुई अलमारी भी दिखाई, जहां उसने शिव और दुर्गा की मूर्तियां छिपा कर रखी थीं, जिनकी वो तब भी पूजा करता था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि जासूसी सिर्फ दुश्मन की फाइलें चुराना भर नहीं है। तो और क्या है? ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मतलब एक एजेंट को ऐसे आवरण में जीना पड़ता है जहां उसे खुद अपनी असलियत, अपनी आदतें और अपने डर को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, सोते जागते ये ध्यान रखना कि जबान से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो उस पहचान से मेल न खाती हो। मैं सोच रही थी कि ये कितना थका देने वाला काम होगा। बिल्कुल, यही वजह है कि इस स्तर के अधिकारियों का दिमाग बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। मतलब यही वो व्यक्ति हैं जो पिछले 11 सालों से देश के एनएसए हैं। और शायद इसीलिए वो शांति काल का सबसे बड़ा सैन्य वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी भी हैं। हाँ, कीर्ति चक्र आमतौर पर सेना के जवानों को मिलता है, पुलिस को नहीं। तो एक अंडरकवर एजेंट के रूप में बचने की कला तो हमने देख ली, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक अकेला एजेंट राष्ट्रीय स्तर के खतरों को जमीन पर कैसे खत्म करता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ट्रेडिशनल पुलिसिंग में अक्सर बल प्रयोग या फोर्स का इस्तेमाल पहली पसंद होता है। हाँ, लाठी चार्ज या कर्फ्यू जैसी चीजें। बिल्कुल,
लेकिन एक मास्टर रणनीतिकार जानता है कि फोर्स हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। हमारे नोट्स में 1971 के थलासेरी दंगों का जिक्र है। अच्छा, केरल वाले दंगे? जी, वहां उन्होंने ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करने के बजाय जमीनी खुफिया जानकारी और संवाद का सहारा लिया। मतलब समुदायों के बीच बातचीत शुरू करवाई। हाँ, जब आप अफवाहों को रोक देते हैं और नेताओं को बात करने के लिए टेबल पर ले आते हैं तो हिंसा अपने आप कम हो जाती है। लेकिन उग्रवाद या इंसर्जेंसी में ये संवाद कैसे काम आता है? मतलब 1980 के दशक में मिजो विद्रोह के दौरान जो हुआ वो तो अलग ही लेवल का था। वहां तो मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF सरकार के खिलाफ एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह चला रही थी। हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने MNF के 7 में से 6 बड़े कमांडरों को अपने पाले में कर लिया था। और उसी के वजह से 1986 का शांति समझौता मुमकिन हो पाया था। पर सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा फिल्मी लगता है। मतलब जंगलों में छिपे कट्टर उग्रवादी अचानक साइट कैसे बदल लेते हैं? क्या उन्हें धोखा मिलने का डर नहीं था? ये डर दोनों तरफ होता है, पर हमें ये समझना होगा कि ये पाला बदलना या फ्लिपिंग आखिर काम कैसे करती है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। ये कैसे होता है? देखिए, कोई भी उग्रवादी कमांडर जिंदगी भर जंगल में छुपकर मच्छरों और बीमारियों के बीच नहीं रहना चाहता। एक समय के बाद उनकी लड़ाई भी ठहर जाती है। मतलब वो भी एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं। बिल्कुल। एक अच्छा खुफिया अधिकारी इन कमांडरों के मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को ढूंढता है। उन्हें सुरक्षित वापसी, माफी और मुख्यधारा की राजनीति में आने का एक सम्मानजनक रास्ता दिया जाता है। अच्छा, तो उन्हें ताकत से नहीं हराया गया, बल्कि बेहतर विकल्प देकर सिस्टम का हिस्सा बना लिया गया। सही का। सामने वाले का नजरिया बदल देना ही खुफिया काम का सबसे बड़ा हथियार है। ये काफी हद तक समझ में आता है। इसके बाद 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर को ही ले लीजिए। वहां वो एक आम रिक्शा चालक बनकर स्वर्ण मंदिर के इलाके में घुसे थे। हाँ, और वहां उन्होंने अंदर छिपे उग्रवादियों को ये विश्वास दिला दिया था कि वो पाकिस्तान की ISI के भेजे हुए एजेंट हैं। मतलब सोचिए, दुश्मन के ही हेडक्वार्टर में बैठकर उनका ही बॉस बन जाना। वहां से उन्होंने हथियारों और पोजीशंस की सारी डिटेल्स निकाल ली, जिससे सेना के लिए ऑपरेशन बहुत आसान हो गया था। और फिर 1990 के दशक में कश्मीर में देखिए, उन्होंने कूका पारे जैसे उग्रवादी को ही काउंटर इंसर्जेंट बना दिया। मतलब जो हथियार दुश्मन ने बनाया था उसको सीधा घुमाकर दुश्मन की तरफ ही फायर कर दिया। बिल्कुल। और 2014 में इराक के तिक्रित का रेस्क्यू ऑपरेशन भी तो है, जहां ISIS के कब्जे से 46 भारतीय नर्सें सुरक्षित निकाली गईं। और 2016 की उरी हमले के बाद वाली सर्जिकल स्ट्राइक भी, जिसे उन्होंने वॉर रूम में मनोहर पर्रिकर और जनरल दलबीर सिंह के साथ मॉनिटर किया था। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि रणनीतिक सोच कितनी व्यापक हो सकती है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक ही इंसान गलियों में रिक्शा चला रहा है और दूसरी तरफ वही इंसान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार सैन्य ऑपरेशन प्लान कर रहा है और शांति समझौते भी करवा रहा है। हाँ, तो ये सब एक साथ कैसे फिट बैठता है? ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई एक ही वक्त पर अलग अलग चेस बोर्ड पर शतरंज खेल रहा हो। ये सुनने में विरोधाभास लग सकता है, लेकिन इसका बहुत ही ठोस आधार हमें विजन IS के दस्तावेज में मिलता है। अच्छा, दस्तावेज में क्या लिखा है? उसमें विद्रोह यानी इंसर्जेंसी और आतंकवाद यानी टेररिज्म के बीच एक बहुत ही बारीक अंतर समझाया गया है। एक सफल रणनीतिकार वही है जो खतरे के हिसाब से अपने हथियार बदलता है। तो विद्रोह और आतंकवाद में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, विद्रोह का मुख्य लक्ष्य सत्ता पलटना या स्वायत्ता हासिल करना होता है। इसमें अक्सर स्थानीय लोगों का थोड़ा बहुत समर्थन भी होता है। क्योंकि वो किसी स्थानीय मुद्दे या शिकायत से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। जबकि आतंकवाद का मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों में खौफ पैदा करना होता है। ओहो, तो मतलब दोनों बीमारियों का इलाज एक ही दवा से नहीं हो सकता? एकदम सही। अगर लोग किसी विकास के मुद्दे को लेकर विद्रोही बन गए हैं, जैसे मिजोरम में हुआ था, तो वहां सेना का भारी इस्तेमाल लोगों को और दूर कर देगा। वहां बातचीत और कूटनीति चाहिए। हाँ, लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ जनहानि और आतंक फैलाना है, जैसे ब्लैक थंडर या उरी के समय था, तो वहां सैन्य कार्रवाई चाहिए होती है। तो राज्य इन खतरों से डील कैसे करता है, ये तो साफ हो गया। लेकिन ये उग्रवादी आंदोलन जमीनी स्तर पर पनपते ही क्यों है? इसके लिए हमें वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, उसे समझना होगा। हाँ, जो कि हमारे स्रोतों के मुताबिक 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और इनकी पूरी विचारधारा माओ त्से-तुंग के एक सिद्धांत पर टिकी है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। मतलब वो मानते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से कुछ नहीं बदल सकता। हाँ,
उनका मानना है कि सिर्फ सशस्त्र क्रांति से ही गरीबों को उनका हक मिल सकता है, और उनका मुख्य मुद्दा हमेशा जल, जंगल, जमीन का रहा है। स्रोत बताते हैं कि पिछड़े इलाकों में एक तरह का दुष्चक्र या विशेष साइकिल बन जाता है। ये जमीन पर कैसे काम करता है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से जनजातीय इलाकों में विकास कम रहा है। सड़कें नहीं हैं, स्कूल या अस्पताल नहीं हैं। और इस वजह से गरीबी बढ़ती है। बिल्कुल। और फिर लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी आती है। नक्सली आकर इसी नाराजगी का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि सरकार तुम्हारी दुश्मन है, हथियार उठा लो। तो फिर सरकार वहां विकास क्यों नहीं करती? सरकार कोशिश करती है, पर जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो नक्सली उन्हें चलने नहीं देते। वो स्कूलों को उड़ा देते हैं, सड़कें बनाने वाली मशीनें जला देते हैं। ओहो, तो नतीजा ये होता है कि विकास रुक जाता है और लोग और गरीब हो जाते हैं। हाँ, और नक्सलियों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए और ज्यादा गुस्से वाले नौजवान मिल जाते हैं। यही वो दुष्चक्र है। यहाँ मुझे हमारे दस्तावेज की एक बात बहुत दिलचस्प लगी। इसे माओइस्ट पैराडॉक्स कहा गया है। ये पैराडॉक्स सच में बहुत अनोखा है। हाँ, मतलब जो कट्टर माओवादी होते हैं वो तो नास्तिक होते ना, वो किसी धर्म या पूजा पाठ को नहीं मानते। बिल्कुल, वो धर्म को अफीम मानते हैं। फिर भी वो डोंगरिया कौंद जनजाति की आस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके नियम राजा देवता के नाम पर खनन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। देखिए, ये उनकी रणनीति है। उन्हें किसी देवता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस भीड़ जुटानी है। मतलब अपनी विचारधारा को दरकिनार करके लोगों की आस्था का फायदा उठाना। हाँ, और अगर हम इसे और बड़े स्तर पर देखें तो इस समस्या की जड़ में रिसोर्स कर्स यानी संसाधनों का अभिशाप भी है। रिसोर्स कर्स, ये क्या होता है? मतलब जिन जनजातीय इलाकों में कोयला और बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार हैं, वहां की जमीन सबसे अमीर है, लेकिन वहां रहने वाले लोग देश के सबसे गरीब नागरिक हैं। ये तो वही बात हो गई कि घर के नीचे सोने की खान है लेकिन रहने को छत नहीं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं तो आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है। हालांकि सरकार ने पेसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे कानून बनाए हैं ताकि आदिवासियों को उनके जंगल पर हक मिल सके। हाँ, पर जमीन पर इन्हें सही से लागू न कर पाने की वजह से एक प्रशासनिक खालीपन पैदा हो जाता है और उग्रवादी इसी खाली जगह पर कब्जा करके अपनी खुद की सरकार चलाने लगते हैं। ये बहुत ही तार्किक बात है। अब सवाल ये है कि जब समस्या इतनी बहुआयामी है तो सरकार सिर्फ बंदूक से इसका सामना नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर राज्य की जवाबी रणनीति आती है। हमारे स्रोत 2017 के समाधान डॉक्ट्रिन का जिक्र करते हैं। ये रणनीति आखिर है क्या? ये एक बहुत ही विस्तृत रणनीति है जो मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर काम करती है। पहला है सुरक्षा। मतलब सेना और पुलिस का इस्तेमाल? हाँ, पर आम पुलिस जंगल में लड़ने के लिए नहीं बनी है। इसलिए कोबरा बटालियन और ग्रे हाउंड जैसी स्पेशल फोर्सेस बनाई गई जो जंगल वॉरफेयर में माहिर हैं। और इसी में बस्तरिया बटालियन का भी जिक्र है। ये मुझे बहुत ही शानदार रणनीति लगी। बिल्कुल, इसमें स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती है। हाँ, मतलब बस्तर के ही युवाओं को सीआरपीएफ में लेना। इसका लॉजिक बहुत साफ है कि जंगल में स्थानीय व्यक्ति ही रास्ता और बोली अच्छे से समझता है। सही कहा। नक्सलियों का जो सबसे बड़ा ढाल था, जंगल का ज्ञान, उसी को सरकार ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। और दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है विकास। सिर्फ सेना भेजकर इलाका खाली करवा लेना काफी नहीं है। इसलिए रोड रिक्वायरमेंट प्लान के तहत सड़कें बन रही हैं और एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं। और वो रोशनी योजना भी तो है जो युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करती है। हाँ, ताकि वो बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में आ सकें। विकास के इस पिलर में एक चीज और थी। मोबाइल टावर लगाने पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे ये बात थोड़ी खटकी। ऐसा क्यों? मतलब जहां लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहां मोबाइल टावर से उग्रवाद कैसे रोकेगा? एक टावर से गोलियां तो बंद नहीं होती। ये सवाल लाजमी है, पर श्रोताओं को यह समझना होगा कि मोबाइल टावर सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, नक्सलवाद तभी पनपता है जब जानकारी का अभाव हो। मोबाइल नेटवर्क आने से लोगों का दुनिया से संपर्क जुड़ता है, सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचती हैं। अच्छा, तो ये उग्रवादियों के झूठे नैरेटिव को तोड़ता है। बिल्कुल, और यही तीसरे पिलर का हिस्सा है जिसे परसेप्शन मैनेजमेंट या दिल और दिमाग जीतना कहते हैं। और इन सब रणनीतियों का असर आंकड़ों में साफ दिख रहा है। 2010 में जहां नक्सल प्रभावित जिले 126 थे, वो अप्रैल 2025 तक घटकर सिर्फ 18 रह गए हैं। हाँ, और सरकार का लक्ष्य 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करना है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है।
अगर हम ये जंग जीत रहे हैं और जिले इतने कम हो गए हैं, तो फिर अर्बन नक्सल जैसी नई टर्म्स की इतनी चिंता क्यों की जा रही है? क्योंकि युद्ध का तरीका बदल गया है। अब जंग सिर्फ जंगलों में नहीं, बल्कि शहरों और वैचारिक मोर्चों पर लड़ी जा रही है। मतलब ये अर्बन नक्सल करते क्या हैं? ये वो लोग हैं जो वामपंथी उग्रवाद के लिए वैचारिक और कानूनी समर्थन जुटाते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब इनका गठजोड़ संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से हो गया है। अच्छा, मतलब फंडिंग के लिए? हाँ, ड्रग्स और अवैध खनन से पैसा आ रहा है। इसलिए एक क्षेत्र को हथियारों से खाली करवा लेना काफी नहीं है। अगर वहां तुरंत प्रशासन का खालीपन नहीं भरा गया तो उग्रवाद दोबारा पनप सकता है। तो अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें तो ये साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। बिल्कुल। लाहौर की गलियों की उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में बस्तरिया बटालियन बनाने तक सुरक्षा और विकास हमेशा साथ साथ चलते हैं। हाँ, और श्रोताओं को भी ये समझना चाहिए कि आज देश में जो शांति महसूस होती है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे दशकों की रणनीतिक प्लानिंग होती है। एकदम सही बात है। पर जाते जाते एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमारे स्रोतों में जिक्र है कि भारत के एनएसए ने हाल ही में अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग ये से मुलाकात की है। और 2026 में चीन में अगली सीमा वार्ता भी तय हुई है। जी, तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वामपंथी उग्रवाद कम हो रहा है और नए हाइब्रिड खतरे बढ़ रहे हैं, क्या भारत की आंतरिक सुरक्षा का भविष्य अब जंगल युद्ध से ज्यादा कूटनीति और साइबर नैरेटिव्स पर निर्भर करेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। युद्ध के तरीके अब पूरी तरह से बदल रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही।